नमस्कार बच्चों, मैं ब्रजेश तिवारी आप सभी का हिस्ट्री मेंटोर मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आप सभी के बीच में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल होता है, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में निभाता है, ऐसे ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आज आपसे बात करूंगा। आप मेरे पीछे की स्लाइड पे देख सकते हैं, बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है द रोल ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर इन CUET 2025 प्रिपरेशन। प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल होता है किसी भी एंट्रेंस के प्रिपरेशन में। मेरी बात चूंकि हिस्ट्री CUET PG एंट्रेंस के संदर्भ में है, तो मैं अपनी बात उसी के रिगार्डिंग रखूंगा और अपनी चर्चा को उसी क्रम में आगे बढ़ाऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसी बात होती है कि आप युद्ध लड़ने जाते हो और आप अपने दुश्मन के विषय में जो है अपनी समझ नहीं बनाते हो। आपको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि आपका दुश्मन कैसा है। यहाँ मेरा दुश्मन से तात्पर्य आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों से है। आप सभी को पता होगा कि एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 75 ये अलग अलग प्रकार से आपके दुश्मन हैं। आप जब तक इनकी समझ नहीं बनाएंगे कि ये किस रूप में आपके ऊपर वार करेंगे, इनका रूप जो है असर्शन रिजल्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, या इनका रूप वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, या इनका रूप मैच द फॉलोइंग रहेगा, या इनका रूप जो है फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। जब तक आप इनके रूप स्वरूप के विषय में नहीं जानोगे, तब तक आप इनसे लड़ोगे कैसे, इनसे जूझोगे कैसे और इन पर अपनी विजय कैसे स्थापित करोगे। तो सबसे पहले एंट्रेंस देने से पहले जो पहले की उसकी शर्त है, पहली जो शर्त है वो ये है कि आपको पेपर की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। क्वेश्चन नेचर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उनकी संख्या हर साल कितनी रह रही है। इन सभी चीज़ों की आपके पास बहुत बारीक समझ और ज्ञान होना चाहिए। तो आज मैं उसी मसले पर, उसी पहलू पर आपसे बात करने के लिए आया हूं। तो मैं सबसे पहली स्लाइड की ओर बढ़ूं तो यहाँ बहुत स्पष्ट लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, प्रश्नों के प्रकृति की समझ बनाना, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको, मैंने पहले ही यही बात कही कि अगर आपको प्रश्नों की समझ नहीं है कि भाई किसी भी क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में हमारे सामने रखा जा रहा है, कभी कभी हम प्रश्न को बहुत नगण्य मान के उसके उत्तर पर फोकस करते हैं, लेकिन उत्तर ही कभी प्रश्न बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो उस दौरान हमारी स्टडी कैसी होनी चाहिए, हमारी रीडिंग कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें PYQ को बार बार देखने से, उसको एनालिसिस करने से हमें पता चलती है। दूसरी बात, हम जब तक PYQ नहीं देखेंगे हमें प्रश्नों की समझ का कोई अंदाजा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो बात होती है कि हम जब PYQ देखना शुरू करते हैं तो हमारे पास प्रश्नों की समझ बनना शुरू हो जाती है, और जैसे प्रश्नों की समझ बनना शुरू होती है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर हमारे की आगे की जो भी रणनीति स्ट्रैटेजी होती है, हमारा जो भी पढ़ने का तरीका होता है, वो उसी प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। सपोज दैट आपको अगर ये आइडिया हो जाएगा कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में कौन कौन से प्रश्न उठाए जाते हैं, तो आप अगर कोई चैप्टर पढ़ोगे तो उसके फैक्ट को उसी हिसाब से फिट करना सीख जाओगे। आपका दिमाग एक समय पढ़ने पे रहेगा तो दूसरा वाला जो हिस्सा है उसको क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करने में रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं रहेगी तो आप ये तरीका कभी नहीं अपना सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, अगर आप जब तक PYQ नहीं देखेंगे आप प्रश्नों की प्रकृति को समझ नहीं सकते हैं। समझ तभी सकते हैं जब आप बार बार PYQ को देखते रहेंगे। ठीक है, अगले स्लाइड की ओर हम बढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है गतिशील अध्ययन में सहायक होगा, हेल्पफुल इन डायनेमिक स्टडी। बच्चों, आपको पता है कि हम अब उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसी भी पुस्तक का मात्र वाचन नहीं करना है। वाचन इन द सेंस कि कोई बॉक्स हो गया, बॉक्स के अंदर जो जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं बस हम उसको पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। एक बार नहीं कई बार उसको हम रिसाइट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको उसके अर्थ का कोई समझ नहीं है। अर्थ का जब समझ ही नहीं है तो हम उसको क्वेश्चन के रूप में कैसे फ्रेम करेंगे। लेकिन जब हम PYQ देखेंगे और हम ये सोचेंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ने बैठेंगे तो हम उन सारे फैक्ट्स को उन कंटेंट के बीच में खोजना शुरू कर देंगे कि भाई अरे ये तो सवाल पूछा गया था
कि अग्नि कुंड के साक्ष्य कहाँ पाए गए, तो हम जब कालीबंगा पढ़ने बैठेंगे तुरंत हमारा दिमाग वहां जाएगा कि अरे यार अग्नि कुंड के साक्ष्य तो कालीबंगा में पाए गए हैं। ये कौन सा ऐसा शहर था जो बहुत डेवलप नहीं था, जहां की व्यवस्था नगरीय व्यवस्था नहीं थी। आपके दिमाग में ये पीवाईक्यू से क्वेश्चन घूम रहा है। आप जब हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना बैठेंगे, कालीबंगा के पास पहुंचते ही आप कहेंगे यार ये तो वही सुविधा, ये तो यही संस्कृति थी जहां बहुत मुख्य रूप से नगरीय व्यवस्था के रूप में नहीं विकसित हो पाई थी। तो जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं देखेंगे आपकी रीडिंग बहुत हेल्पफुल नहीं हो पाएगी। तो बार बार आप पीवाईक्यू को क्वेश्चन को देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चन की सहायता से आप अपने चैप्टर को रीड करिए, अपने उस चैप्टर को पढ़िए। जैसे लोथल के विषय में सबको पता है कि बहुत बड़ा वहां डकयार्ड पाया गया, वहां बहुत बड़ा बंदरगाह पाया गया है, वहां से व्यापार के बहुत बड़े साक्ष्य पाए गए हैं, आपको ये सब पता है। लेकिन जिस दिन आपको ये सब सच में पता चल जाएगा, आपको क्वेश्चन फॉर्म करना आ जाएगा, उस दिन आप जब उस चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे आपके लिए वो चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप खुद से वहां से क्वेश्चन खोजना शुरू कर देंगे। आपके पास इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि उसी चैप्टर से आप असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन एंड वन लाइनर क्वेश्चन आप फ्रेम करना सीख जाओगे। तो आपका जो पीवाईक्यू स्टडी है, पीवाईक्यू एनालिसिस रिवाइज करना, बार बार देखना, वो आपके डायनेमिक स्टडीज में आपके बहुत ज्यादा सहायक हो सकती हैं। इस वजह से पीवाईक्यू का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। मैं तो इसे किसी भी एग्जाम की पहली और महत्वपूर्ण शर्त मान के चलता हूं। जैसे कि आपको वोट देने के लिए 18 साल का होना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार आपको एग्जाम देने के लिए पीवाईक्यू का बहुत डीप में एनालिसिस करना अनिवार्य है। मैं इसको इस रूप में देखता हूं। तो आपकी ये गतिशील अध्ययन में बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है। अगले पीपीटी की ओर हम बढ़ें तो ये अनुभागवार पढ़ने की रणनीतियां, सेक्शन वाइज रीडिंग स्ट्रैटेजी। आप बच्चों जब पीवाईक्यूज को देखते हो तो देखो, अगर आप लगातार उसको देखोगे तो आपको क्वेश्चन ही इशारा करने लगते हैं कि यार इस चैप्टर को ज्यादा पढ़ो, इस चैप्टर को थोड़ा कम वैल्यू करो, ठीक है ना। जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो गए जैसे गुप्ता एरा हो गया, मौर्यन एरा हो गया, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, कुछ स्टोन एज के कुछ पार्ट हो गए, कुछ ऐसे पार्ट हो गए जैसे अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, शाहजहां हो गया, उधर इब्राहिम लोदी हो गए, उधर अलाउद्दीन खिलजी हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, इल्तुतमिश हो गए। ये कुछ ऐसे शासक है, हरिहरन बुक्का हो गए, शैव एंड भक्ति मूवमेंट और आपका भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, उधर आपके एक्ट्स हो गए, उधर आपके रेगुलेटिंग एक्ट, फिट इंडिया एक्ट, आपके उधर अधिनियम हो गए, ये कुछ चार्टर एक्ट्स हो गए। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से सवाल हर साल उठता है। आप जब बार बार पीवाईक्यूज खोल के देखेंगे आपको वो पीवाईक्यूज ही इशारा करने लगेंगे कि देखो हम यहाँ से बार बार उठ के आ रहे हैं। तो हम जब वहां से उठ के आ रहे हैं तो आप भी वहीं बैठ के उनको देखना शुरू कर दोगे। इस वजह से आप जब बार बार पीवाईक्यूज के क्वेश्चन की एनालिसिस करोगे तो आपको ये समझ बनने लगेगी कि हम कैसे जो है सेक्शन वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, कैसे हम किस सेक्शन को ज्यादा तवज्जो दें, किस चैप्टर को हम ज्यादा तवज्जो दें, किस यूनिट को हम ज्यादा तवज्जो दें। तो बेटा बार बार पीवाईक्यूज की स्टडी आपके इस दिशा में भी आपकी बार बार सहायता कर सकती है, ठीक है। अगले स्लाइड की ओर हम बढ़ें तो हम देखते हैं अध्यायवार पढ़ने की नीतियां, चैप्टर वाइज रीडिंग स्ट्रैटेजीज। मैंने इसके पहले सेक्शन वाइज रीडिंग की बात की कि भाई एंशिएंट से कितना क्वेश्चन उठ रहा है, मेडिवल से कितना उठ रहा है, मॉडर्न से कितना उठ रहा है, बट यहाँ अब उससे संक्षेप में बात की जा रही है कि मॉडर्न के किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा है, मेडिवल के किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा है। ये देखो तय नहीं होता, ये कोई पैरामीटर नहीं सेट हो गया है कि नहीं नहीं यही होना है। लेकिन बेटा मैंने वही बार बार कही ना कि आप जब क्वेश्चंस देने लगते हो तो ऑलरेडी आपके अंदर ये समझ होने लगती है कि मैं अपने क्वेश्चन को सेक्शन एंड उसको चैप्टर में कैसे बांटूं, किस चैप्टर को ज्यादा वैल्यू करूं और किस सेक्शन के किस चैप्टर को ज्यादा वैल्यू करूं, ये सब चीजें हमारे समझ में आने लगती है। तो मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीवाईक्यूज को बार बार देखिए, उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, उनके क्वेश्चन के नेचर को जानिए। जैसे आपको पता होगा अब एक्ट से ऐसे सवाल आ रहे हैं, सपोज दैट 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें कई अनुबंध थे, इसमें कई प्रावधान आए, ठीक है। अमूमन होता क्या था कि पूछ लिया जाता था कि भारत में शिक्षा के लिए सबसे पहला बजट किस चार्टर एक्ट में पारित किया गया, 1 लाख रुपया पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में पारित किया गया। लेकिन अब कोई एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब उसके जितने भी अनुबंध हो रहे हैं 4-5 की संख्या में सारे अनुबंध पूछ दिए जा रहे हैं। जो जो भी 1800 चार्टर एक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे पूछ दिए जा रहे हैं। उसमें कोई एक जो है 1833 का भी घुसा दिया जा रहा है। अब उसमें से किसी आप एक इनकरेक्ट को बाहर निकालो। तो अब आपकी स्टडी बहुत डीप होनी चाहिए,
आप अगर उसको पढ़ने बैठे हो तो जब जब आप PYQs की स्टडी नहीं करोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आपको यह भी समझ नहीं बन पाएगी कि हम अपने चैप्टर के अपने टॉपिक को कैसे पढ़ें। इस वजह से PYQs की स्टडी आपके लिए उसका एनालिसिस अनिवार्य हो जाता है। ओके बच्चों, अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में सहायता। देखिए रिपीटिशन, PYQs पहले के ज़माने में जब बच्चे देखते थे तो उनका मुख्य मकसद क्या हुआ करता था कि क्वेश्चन रिवाइज होता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का। इस वजह से बच्चे बार बार PYQs को देखते थे। ठीक है, आज मैंने उनके और भी बेनिफिट्स के बारे में आपको बताया, लेकिन एक जमाने में, मतलब मैं खुद अपने टाइम की बात कर रहा हूं, अगर मैं अपने सीनियर से पूछता था कि सर मुझे BHU BA की तैयारी करनी है, आप हमको कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में बताइए, बोलते थे अरिहंत की ये किताब पढ़ लो, NCERT पढ़ लो, ये जनरल टेस्ट की ये सब चीज़ें पढ़ लो, और जो है पिछले 10 साल का पेपर पढ़ लो। इस वजह से मत पढ़ो कि उसको पढ़ने से आपको क्वेश्चन के नेचर की समझ पड़ेगी, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज क्वेश्चन बाइफरकेट करने में आपको मदद मिलेगी, किसको ज़्यादा वेटेज देना है, किसको कम वेटेज देना है, इसलिए आपको मदद मिलेगी। इस वजह से वो हमको सजेस्ट नहीं करते थे, या वो किसी को भी ऐसे सजेस्ट नहीं करते थे। वो इस वजह से सजेस्ट करते थे कि 15 साल में से अगर 15 क्वेश्चन भी आपका फंस गया तो आपका मेरिट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अगर आपका ये वाला मेहनत काम कर गया, +15 हो गया, तो आप एडमिशन ले लोगे, आप एडमिशन के प्रबल दावेदार हो जाओगे। इस वजह से सजेस्ट किया जाता था। तो वो स्थिति आज भी बदली नहीं है बच्चों। हूबहू प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन उन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न हमारे सामने दूसरे रूप में आते जरूर हैं। इस वजह से हमें PYQs के क्वेश्चंस को बार बार देखना है, उन क्वेश्चन से भी क्वेश्चन निकालना है कि अब इसमें से एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है, उस क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन क्या बन सकता है। जैसे जो मैंने 1813 के चार्टर एक्ट वाली बातें बताई हैं, उसके जो भी ऑप्शंस हैं उसमें से भी क्वेश्चन रेज हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें से भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बहुत आराम से NTA निकालता है, और ऐसे ही चीजें हो रही हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चंस निकालनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेशन का ये मतलब नहीं है कि जो सवाल 2024 में आया वो 2025 में पहले नंबर का है तो उसको 10वें नंबर में करके दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। पहले नंबर का क्वेश्चन दूसरे रूप में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और ये रिपीटेशन होते हैं बच्चे, कहाँ से नया इतिहास खोज के लाओगे, जो है उसी में से आपको बना के देना है ना। हड़प्पा की सभ्यता कहीं और से खोज के तो लाओगे नहीं, क्वेश्चन उसी में से पूछोगे, या तो छोड़ दोगे या तो पूछोगे। अब छोड़ोगे कैसे, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको छोड़ कैसे दोगे? तो पूछ क्या रहे हो, तो इसके पहले क्या पूछे हो, अब उसको किस रूप में पूछोगे। ये सब सारी चीजें आप जब बार बार PYQs को पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपकी बार बार मदद करती है। तो मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप PYQs को देखें, उसको एनालिसिस करें, उसको सॉल्व करें, उसकी सहायता से अपने रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करें, अपने पोर्शन वाइज चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करें, सेक्शन वाइज चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करें, टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करें, देन आप अपनी एंट्रेंस की तैयारी को मजबूत बनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर ऐसी ही आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube में CUET PG मालवी एकेडमी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में जो भी सूचनाएं इस संदर्भ में हो आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।